हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। हिंदी में तो हमने कहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे, कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मेरा कहने का मतलब है। तो हमने जहाँ छोड़ा था, हमने छोड़ा था समास। हमने 3 समास को पढ़ लिया था। 300 समासों के बाद पढ़ने के बाद आज हम अपना 4th समास कंटिन्यू करते हैं। वो होता है अवयवी भाव। अवयवी भाव समास। ठीक है। अवयवी भाव समास क्या कहता है? कौन सी बात है? वही चीजें आएंगी कि आपका पूर्व पद क्या है और आपका उत्तर पद क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें पूर्व पद हमारा क्या होगा? प्रधान होगा, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो पूर्व पद होगा। पूर्व पद के बिना जो हमारा शब्द है वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल निरर्थक। निरर्थक नहीं कह सकते, लेकिन जो उसका मीनिंग होना चाहिए वो उसका मीनिंग नहीं होगा। ठीक है। दूसरी इसकी पहचान क्या है? इसमें उपसर्ग का इस्तेमाल होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का बहुत प्रयोग इसमें आपको मिलेगा। आ, अज, है ना। और आपका होता है जैसे प्रति, यथा। ठीक है। इस तरह के उपसर्ग आपको बहुत मिलेंगे इसमें। ठीक। तो ये क्या होगा? इसमें पूर्व पद ही आपका प्रधान है और पूर्व पद आपका उपसर्ग होगा और उपसर्ग का इसमें प्रयोग मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। तो जहां पे आपको ये दोनों चीजें मिल जाए, ठीक है, तो वहां पे आप बता सकते हो कि जहां पे आपको उपसर्ग का इस्तेमाल हो रहा हो, जहां पे आपको क्या हो रहा हो, उपसर्ग का इस्तेमाल हो रहा हो, वहां पे आप आराम से कह सकते हैं कि ये क्या है? ये हमारा अवयवी भाव समास है। आपको प्रति नजर आ रहा है, अति, आ, अज, यथा। ठीक है। प्रा नजर आ रहा है, ठीक है, प्रति नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको क्या मिलेंगी? ये आपका क्या होता है? ये होता है अवयवी भाव समास। ठीक है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आ गए, जैसे हमने कह दिया अनाथ, अनाथ। ठीक है। असत्य, यथा स्थान, प्रतिदिन, आजीवन। ठीक है। अतिरिक्त। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उपसर्ग का इस्तेमाल है, लेकिन अगर हम इस उपसर्ग को हटा दें, मैंने अनाथ से आ हटा दिया, क्या रह गया? नाथ। मीनिंग हमारा क्या हो गया? पूरी तरह से चेंज हो गया। असत्य से आ हटा दिया, सत्य रह गया। यथा स्थान से स्थान कर दिया, यथा हटा दिया। ठीक है। तो पूरा का पूरा मीनिंग क्या हो गया? हमारा चेंज हो गया। तो जहां पे आपको उपसर्ग हटाने के बाद पूरा मीनिंग उसका चेंज हो जाए या उसमें पूर्व पद प्रधान हो, देखो सत्य तो है ही बात, राइट, लेकिन अगर हम इसमें ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसीलिए पूर्व पद इसका क्या है? प्रधान माना जाता है, कि इसके जोड़ने घटाने के बाद ही शब्द के अर्थ पे पूरा पूरा उस पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ये क्या है? ये अवयवी भाव समास है। ठीक है। तो जो अवयव है इसमें वो पूरा पूरा प्रधान चलेगा। जो इसमें क्या है? अवयव है, वो पूरा क्या रहेगा? इसमें प्रधान रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। अगर आपने अवयव हटा दिया, इसका उपसर्ग हटा दिया, पूर्व पद को हटा दिया, तो उसके बाद इसका जो मीनिंग है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। वो जो कहना चाहता है बात को इसे लगाने के साथ, वो बात को पूरी तरह से नहीं कह पाएगा। क्लियर है बात? तो ये हमारा कौन सा होता है? ये होता है हमारा अवयवी भाव समास। क्लियर है? नोट करेंगे फटाफट। नंबर 5 आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या कहता है? कि जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे शब्द या तीसरे पद की ओर इशारा करे, तब उसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। अगर हमने कह दिया कि भाई 2 पद है हमारे पास, पूर्व पद प्लस उत्तर पद,
दोनों ने मिलके बता दिया कि जी कोई तीसरा नया मीनिंग बन रहा है, तीसरा नया अर्थ निकल रहा है, तब हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, यस, ये हमारा बहुव्रीहि समास है। कैसे, उदाहरण देखते हैं। मैंने कह दिया दशानन, दशानन तो यानी कि 10 सर वाला या 10 चेहरे वाला, 10 चेहरे वाला। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दश आनन, 10 प्लस आनन, यानी कि जिसके क्या है 10 चेहरे हैं, 10 मुख है। तो किसकी तरफ इशारा हो रहा है, रावण की तरफ इशारा हो रहा है। 10 चेहरे वाला कौन है, रावण। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, रावण की तरफ इशारा कर रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, 10 सर। अच्छा, वैसे पॉसिबिलिटीज है कि किसी इंसान के 10 सिर हो सकते हैं, है ना। ऐसी पॉसिबिलिटीज, ऐसे किंवदंतियां तो यही कहती है कि 10 सर है। लेकिन जो हमने पढ़ा है, कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत किताबें मैंने भी पढ़ी है, तो मैंने उसमें ये पढ़ा था कि जो रावण थे उनके पास इतनी बुद्धि थी, उनकी जो बुद्धि थी इतनी सक्षम थी, उनका आईक्यू लेवल 10 लोगों के बराबर था, इतना ज्यादा वो ब्रिलियंट इंसान थे, राइट। इसीलिए उनको क्या कहा जाता था, 10 सिर वाला कहते थे, 10 बुद्धि वाला इंसान उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, इज्जत दिया करो, बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे थे, बहुत ज्ञानवान, बहुत पंडित आदमी था, बहुत विद्वान आदमी थे वो। ठीक है, हाँ मालूम है सीता जी को उठाया था, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो जब थोड़ा थोड़ा आप एपिक्स को पढ़ना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों उठाया था और कैसे उठाया था, राइट। तो थोड़ा एपिक शो देखा करो, उसमें भी आपको जो रामायण बनी हुई है पुराने वाली, उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से कि पहले अग्नि को दे दी थी, फिर अग्नि से वापस ली गई थी, है ना। तो 10 सिर वाला किसको कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि रावण के पास 10 इंसानों का दिमाग, तब वो अकेला लेके बैठे हुए थे उस टाइम पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब अकेला इंसान का उसका दिमाग इतना था कि वो कुछ भी पुष्पक विमान जैसा वो एक आविष्कारक बना सकता है, एक आविष्कार बना सकता है, तो 10 दिमाग वाला आदमी क्या नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। और उदाहरण में हमने कह दिया चतुरानन, चतुरानन। आप आरती गाते ना, एक आनन पंचानन चतुरानन राजे, राइट। तो चतुरानन कौन हो गए, जिसके 4 मुख हैं, जिसके 4 मुख हैं। तो 4 मुख किसके हैं, ब्रह्मा जी के हैं, राइट। तो किसकी तरफ इशारा हो रहा है, ब्रह्मा जी की तरफ इशारा हो रहा है। ठीक है, और हम एक उदाहरण देखते हैं, और कहते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजा वाले। किसकी तरफ इशारा हो रहा है, विष्णु जी की तरफ इशारा हो रहा है। ठीक है, किसकी तरफ इशारा हो रहा है, विष्णु जी की तरफ इशारा हो रहा है। तो ये कौन हो गए, चतुर्भुज, 4 भुजा वाले। ठीक है, लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उसको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लंबोदर। तो लंबोदर से सीधा सीधा इशारा होता है श्री गणेश जी की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ इशारा होता है, श्री गणेश जी की तरफ इशारा होता है, क्योंकि जिसका लंबा है उधर, उसको क्या कहते हैं, लंबोदर। ठीक है, तो सीधे सीधे किसका मीनिंग निकल रहा है, गणेश जी का मीनिंग निकल रहा है। तो बहुव्रीहि यही कहते हैं कि जब दोनों पद मिलके किसी तीसरे की तरफ इशारा कर दे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को बता दे, तो ऑब्वियसली इसमें अधिकतर देवताओं के नाम आते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। एक चीज और आ जाती है इसमें, मक्खी चूस, मक्खी चूस, यानी कि किसको कहा जाता है, इस बहुत कंजूस आदमी को कहा जाता है। अब ये तो कॉमन सी बात है, जब भी हम कहेंगे कि बिल्कुल मक्खी चूस इंसान है ना, तो किसी इंसान को कहेंगे, तो हमने वो इशारा भी किसी तीसरे की तरफ किया है, थर्ड पर्सन की तरफ किया है। तो मक्खी चूस भी किस में आएगा आपका ठीक है, मक्खी चूस भी आपका किस में आएगा, बहुव्रीहि समास में आएगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, एक बहुत नाम कॉमन है, आपने सुना होगा, सुग्रीव, है ना।
सुग्रीव, सुग्रीव किसको कहा गया है? सुग्रीव जिसकी गिरवा सुंदर है, गिरवा सुंदर हो तो सुग्रीव उसको कहते हैं। और सुग्रीव आपको पता है रामायण में एक कैरेक्टर है ना, किष्किंधा राज्य के राजा, राजा बाली के छोटे भाई, उनको हम क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। ठीक है, तो सुग्रीव नाम का मतलब ही तो ये सुग्रीव जो हुआ किसकी तरफ इशारा कर रहा है? राजा बाली, राजा बलि के छोटे भाई की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जहां पे आपको क्या कर दे, किसी तीसरे पर्सन की बात आ जाए, दोनों पदों से मतलब निकल के, तब हम उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट करेंगे फटाफट। ठीक है, चलो एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आशुतोष, आशुतोष ठीक है, आशुतोष किसको कहा जाता है? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, शीघ्र प्रसन्न हो जाए। अब शीघ्र कौन प्रसन्न हो जाता है भाई? एक ही है ना। आशुतोष किसको कहा जाता है? आशुतोष कहा जाता है भगवान शिव को, राइट, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप थोड़ी बहुत प्रार्थना कर लीजिए, बस बहुत है, उतने में ही महादेव क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। ठीक है, महादेव किसको कहा गया है? शिव को कहा गया। अगेन एक और एग्जांपल आपका इसी में आ जाता है ना, चलो देख लेते हैं। महादेव, महादेव किसको कहते हैं? देवों के देवों, जो देवों का भी देव है। कौन है? ऑब्वियस सी बात है, एक ही है। कौन है? महादेव। ठीक है, तो महादेव के बारे में बात की जाती है। आशुतोष कहते हैं, महादेव कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो देवों के भी देव है। किसकी तरफ इशारा हो रहा है? किसी एक थर्ड पर्सनैलिटी की तरफ इशारा हो रहा है कि यस वही है एक, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जो देवों के देव है, महादेव है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? बहुव्रीहि समास। इसमें एक चीज बड़ी कॉमन है कि इसमें अधिकतर किसके नाम आते हैं? इसमें अधिकतर नाम आते हैं देवताओं के। वही कॉमन सी बात है, उन्हीं के नाम इसी तरह से हम लेते हैं। ठीक है, नोट करेंगे अब फटाफट। नेक्स्ट हमारा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो उत्तर पद होता है हमारा, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद कैसा है? प्रधान है। ठीक है, उत्तर पद हमारा प्रधान हो गया। तत्पुरुष समास होता है हमारा 6 प्रकार का। हमने कारक पढ़े हैं, राइट, हमने कारक पढ़े हैं। कारक होते हैं हमारे 8। अब इसी तरह से 6 प्रकार के हमारे होते हैं तत्पुरुष समास। कौन कौन से? कर्म, कर्ण, अपादान, ठीक है, संप्रदान, ठीक, सॉरी, संबंध और अधिकरण। ठीक है, तो ये हमारे 6 प्रकार के क्या हो गए? 6 प्रकार के हो जाते हैं हमारे तत्पुरुष समास। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि कर्ता, जो हम एक लीनियर हम एक राइम पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ण से आपादान के लिए, ठीक है, संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? कि कोई चीज दी जाए या कोई चीज ठीक है, आपादान से, संप्रदान के लिए, सॉरी गलत हो गया था, संबंध का, की, के, ठीक है, और अधिकरण में पर।
यही हमारे हमने उसमें राइम में हम इसको ही पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस समास में क्या होता है, इन्हीं शब्दों का लोप हो जाता है, इन्हीं शब्दों का लोप हो जाता है, इन शब्दों का लोप हो जाता है। ठीक है। अब जैसे अगर हम कर्म की बात करें, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कर्म है तो कर्म में क्या हो जाएगा, को का लोप हो जाएगा, ठीक है, से का लोप हो जाएगा, ठीक, आपादान से अलग होता है, तो यहाँ पे इसका लोप हो जाएगा, लोप मतलब छिप जाना, इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा और इसका भी लोप हो जाएगा। यानी कि जब हम उसको शब्द के रूप में लिखेंगे तो ये वाले शब्द हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब हम उन्हें पूरा क्या करेंगे, उनको पूरा सामसिक पूरा विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो वो पूरा उसमें हमें ये शब्द उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है। अगर मैं जैसे कर्म की बात करूं, कर्म की जैसे मैं उदाहरण की बात करूं तो कर्म में आ जाता है जैसे मतदाता, मतदाता यानी कि मत को देने वाला, ठीक है, मत को देने वाला, ठीक है। या हमने क्या दिया, जैसे गिरहकट, ये एक एग्जांपल हो गया, दूसरा हो गया गिरहकट, गिरहकट यानी कि गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने जब मतदाता लिखा तो इसका लोप हो गया, गिरहकट लिखा तो को का लोप हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब हम इसको समास विग्रह करके लिखते हैं तो को से अलग इन सारे शब्दों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। बाकी फिर वो सारा जब हम उसको समास विग्रह करके लिखेंगे तब वो हमें नजर आता है, ठीक है। इसका उदाहरण इसका उदाहरण जैसे हमने क्या दिया, जन्मजात, जन्मजात गुणहीन, है ना, जन्मजात गुणहीन, जन्म से, ठीक है, गुणहीन गुणों से हीन, गुणों से हीन, ठीक है। अब यहाँ पे से अलग इन सारी चीजों का लोप होगा, ठीक, इसका लोप हो गया से का, तभी हमने जन्मजात कह दिया, गुणहीन कह दिया। जब समास विग्रह किया तब हमें वो शब्द यहाँ पर नजर आए। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे कहते हैं धनहीन, तो धन से हीन यानी कि धन की कमी हो गई, धन से हीन हो गया है, ठीक है। या हमने कह दिया भयभीत, भयभीत, भय से डरा हुआ, है ना, बहुत ज्यादा डरा हुआ, भयभीत उसी को तो कहते हैं कि जो डर से भी डर जाए उसको भयभीत कहते हैं, ठीक है। फिर आता है संप्रदान, के लिए का लोप मिलेगा, यानी कि जब हम कोई चीज लेन देन हम यहाँ पर करते हैं तब हमारा संप्रदान कारक आता है। तो संप्रदान तत्पुरुष समास क्या कहता है कि के लिए शब्द का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे हमने कह दिया हथकड़ी, ठीक है, हमने क्या कह दिया, हथकड़ी। या फिर हमने कह दिया सत्याग्रह, सत्याग्रह, तो हथकड़ी क्या हो गई, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। और सत्याग्रह क्या हो गया, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसको हमने क्या कहा, सत्याग्रह कहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, के लिए का लोप हो जाता है एक पर्टिकुलर शब्द में, ठीक। और जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो वो हमारे सामने पर्टिकुलर आ जाता है, संबंध, ठीक, ठीक। अब संबंध में क्या आ जाते हैं, जैसे हमने लिख दिया प्रेम सागर, दिनचर्या, बेसिकली इन वाले शब्दों का हमारा क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये हमने क्या दिया, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर, या दिन की चर्या, हमने उसको क्या कह दिया, दिनचर्या, ठीक है।
ये क्या आ जाते हैं सारे शब्द? ये ऐसे शब्द है जब हमने इनको समास विग्रह किया तो हमारे परसर्ग का लोप नहीं हुआ, लेकिन जब हमने उनको समासिक करके लिख दिया तब हमारे उनके परसर्ग का जो लोप है वो हो जाता है। ठीक है, परसर्ग क्या कहलाते हैं? ये जो सारे शब्द हमने लिखे हैं इनको परसर्ग ही कहते हैं। ठीक है ठीक है, अब बात आती है किसकी? अधिकरण की। ठीक, जैसे हमने कह दिया नीति निपुण, नीति निपुण, या हमने कह दिया घुड़सवार। तो नीति निपुण क्या हो गया? नीति में निपुण, नीति में निपुण। ठीक है, यानी कि जिसकी जो नीति है, जिसकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी है, अगर एक बार स्ट्रेटेजी बना दी तो फेल हो ही नहीं सकती, उसको कहते हैं नीति निपुण। ठीक है, घुड़सवार किसको कह दिया? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हो गए दो। ठीक है, ज्यादा पढ़ोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो बुक से आपको एक बार देख लेना। जो 6, 7, 8 की बुक होती है आप एक बार उसमें एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। समझने के लिए इतने ही लिख के रखने हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जब इन शब्दों को बार बार पढ़ोगे तो आपको ये रट जाएंगे चीजें कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, फिर बार बार बुक खोलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, पूरा समास हमने पढ़ लिया। समास क्या होता है, सामसिक शब्द कौन से होते हैं, असामसिक शब्द क्या कौन से होते हैं, समास विग्रह कौन सा होता है, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ ली। कितने प्रकार के समास होते हैं, कौन से समास को किस तरह से हम पहचानेंगे। अब क्या करना है आपको, 6, 7, 8 की, 9th की, आपको जो भी बुक मिले हिंदी की, ठीक है, उस बुक को लेना है और समास के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, यहाँ से पढ़ने के बाद जो समास के क्वेश्चंस होते हैं आप उनको एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, जिससे आपका जो ये समास वाला टॉपिक है ये पूरी तरह से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आज का हमारा समास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।